हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड यानी ओएमसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर सीएसआईआर नेट और गेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। ओएमसी यानी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड किसे कहते हैं? देखिए, मेटल के साथ जब कार्बन कनेक्ट हो, ठीक है, मेटल के साथ सीधे कार्बन कनेक्ट हो और ये कौन सा कार्बन हो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ये कार्बन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बन करके आ रहा है, या तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा या तो ये आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग ओएमसी कहते हैं, ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग ओएमसी कहेंगे, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, सब लोग जानते हैं, RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्ट है, क्लियर। यानी एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन होता है उस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है। जैसे एक कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है वो डायरेक्ट कनेक्ट है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ओएमसी है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट का, विल्किंसन कैटलिस्ट। अब ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है इसका फॉर्मूला होता है, रोडियम है और इसके साथ 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लगे होते हैं, ठीक है, और एक क्लोरीन का एटम लगा होता है। तो जब आप विल्किंसन कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ विल्किंसन कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, PPH3 3 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं इसके, और ठीक है, और एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से इसमें देखें कि कोई भी कार्बन जो है वो डायरेक्ट रोडियम के साथ कनेक्ट नहीं है, तो क्या विल्किंसन कैटलिस्ट ओएमसी नहीं होता? वाकई ओएमसी होता है, ठीक है। तो फिर कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा? तो देखिए, ओएमसी का एक कंडीशन और भी है, वो ये है कि रिएक्शन के ड्यूरेशन में मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। तो ये कंडीशन जो है वो विल्किंसन कैटलिस्ट में पाया जाता है कि जो रोडियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है इन ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप विल्किंसन कैटलिस्ट का कोई रिएक्शन देखेंगे, जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं ओएमसी में, तो जब आप उसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं बीच में रोडियम का और कार्बन का बॉन्ड बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में पाई जाती है, यानी इसे हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का बिहेवियर भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि विल्किंसन कैटलिस्ट में पाया गया है, इसलिए वो ओएमसी कहलाता है। अगर आप देखें एक और एग्जांपल सोडियम साइनाइड का, ठीक है, Na+ और Cn-, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि साइनाइड का कार्बन तो डायरेक्ट मेटल के साथ कनेक्ट है, आयनिक बॉन्ड भी पाया गया है, तो ओएमसी होना चाहिए, लेकिन ये ओएमसी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर ओएमसी के जो बाकी बिहेवियर होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जांपल देखते हैं, निकेल टेट्राकार्बोनिल, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, ये जो है ये इनऑर्गेनिक है ना। तो इनऑर्गेनिक वाला कार्बन मैंने नहीं कहा था ऑर्गेनिक वाला कार्बन, लेकिन फिर भी ये ओएमसी होता है, ठीक है। क्यों ओएमसी होता है? क्योंकि इसके अंदर ओएमसी के बिहेवियर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अगर और एग्जांपल की बात करें तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं ओएमसी को कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो ओएमसी के अंदर जो मेटल पाया जाता है ना, उस मेटल के 3 कैटेगरी हैं, या तो वो मेन ग्रुप का होगा, या तो वो ट्रांजिशन मेटल होगा, या तो वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का होगा। तो इस बेसिस पर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेटल के बेसिस पर ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो है कहलाएगा मेन ग्रुप ओएमसी, ठीक है। मेन ग्रुप का क्या मतलब होता है? मेन ग्रुप यानी S ब्लॉक और P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेन ग्रुप कहलाते हैं। तो इसके अंदर जो मेटल पाए जाएंगे अगर वो कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो वो ओएमसी कहलाएंगे, मेन ग्रुप ओएमसी। पहला एग्जांपल इसका देखते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX। तो आप इसमें देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो S ब्लॉक का है, ठीक है, तो इसलिए वो मेन ग्रुप ओएमसी में आ रहा है। सेकंड एग्जांपल R2CuLi, इसको हम लोग बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, ठीक है। गिलमान रिएजेंट में आप देखिए कॉपर भी है, लिथियम भी है, लेकिन लिथियम जो है वो S ब्लॉक का है, इसलिए हम इसे मेन ग्रुप ओएमसी में काउंट कर सकते हैं। तीसरा एक एग्जांपल और देखते हैं, एल्काइल लिथियम RLi, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि लिथियम के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच है और लिथियम आपका क्या है, S ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सब मेन ग्रुप ओएमसी के कुछ एग्जांपल हो गए। दूसरा जो कैटेगरी है वो कहलाएगा ट्रांजिशन
ट्रांजिशन मेटल OMC, यानी जो डी ब्लॉक के मेटल होंगे वो डायरेक्ट अगर कार्बन के साथ कनेक्ट हैं। जैसे इसका पहला एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। इसका फॉर्मूला रोहोडियम के साथ 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन वाला ग्रुप अटैच हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, वही निकेल टेट्राकार्बोनिल, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं फेरोसीन। फेरोसीन जो है वो क्या होता है कि आयरन है और आयरन के साथ आपका क्या कनेक्ट होता है, 2 रिंग कनेक्ट होते हैं। इन रिंग को बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है। तो ये जो 2 रिंग कनेक्ट हैं आयरन के साथ, तो ये एक सैंडविच कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है, सैंडविच कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में होता है आयरन, इसलिए इसे सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं, और यही फेरोसीन कहलाता है। क्लियर? तो ये आपके ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट यहां पर देख लेते हैं कि जो सबसे पहला OMC डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, फर्स्ट OMC। तो इसको 2 तरीके से बताया जाता है। एक तो मेन ग्रुप का फर्स्ट OMC कौन था, मेन ग्रुप फर्स्ट OMC वो था आपका कैकोडाइल ऑक्साइड। कैकोडाइल ऑक्साइड क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कि आर्सेनिक है और ऑक्सीजन से 2 आर्सेनिक के एटम कनेक्ट होते हैं और हर एक आर्सेनिक पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैकोडाइल ऑक्साइड। ये पहला मेन ग्रुप OMC था जो कि डिस्कवर हुआ था, ठीक है। ये पॉइजनस नेचर का होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है, काफी रिपल्सिव स्मेल का होता है। अब अगर बात करें कि ट्रांजिशन मेटल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट OMC है, ट्रांजिशन मेटल वाला, ठीक है, उसका फर्स्ट OMC कौन था, वो था जायस सॉल्ट। जायस सॉल्ट, ठीक है। जायस सॉल्ट जो है वो फर्स्ट OMC था किसका, ट्रांजिशन मेटल का। सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था। इसका फॉर्मूला होता है कि प्लेटिनम है और इसके साथ 3 क्लोरीन के एटम लगे होते हैं और एक जो लगा रहता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का ग्रुप अटैच होता है स्पाई बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और इसके इधर लगा रहता है पोटेशियम, ठीक है। तो जायस सॉल्ट जो है फर्स्ट OMC है ट्रांजिशन मेटल ग्रुप का, ठीक है। अब जो तीसरा टाइप है OMC का वो लेंथेनाइड एक्टिनाइड OMC है, ठीक है। अगर लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज का कोई आपका मेटल शामिल होगा एक्टिनाइड सीरीज का, तो उसे हम लोग लेंथेनाइड एक्टिनाइड OMC कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, यूरेनोसीन, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यूरेनोसीन किसे कहते हैं, यूरेनियम हो गया और उसके साथ 8 मेंबर रिंग अटैच होते हैं, ठीक है। 8 मेंबर रिंग कुछ इस तरीके से अटैच होगा, जैसे फेरोसीन में अटैच हुआ था 5 मेंबर रिंग साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है। यहां पर 8 मेंबर रिंग अटैच होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका बन गया, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से इसे हम लोग बोलते हैं यूरेनोसीन। अब एक शॉर्ट डिस्कशन OMC के एप्लीकेशन पर भी हो जाए। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, केमिस्ट्री उसके जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वो एज अ रिएजेंट की तरह वर्क करता है और एक अच्छा कैटलिस्ट होता है। रिएजेंट में आपने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गए, गिलमान रिएजेंट हो गए, जो रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट भी OMC होते हैं, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट ही हो गया और उसके अलावा जिगलर नेटा कैटलिस्ट हो गया। ये सब ऐसे OMC हैं जो बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। साथ ही साथ मेडिसिनल डिपार्टमेंट में OMC का बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। जैसे जो सबसे पहला OMC था जो एंटी कैंसर मेडिसिन में यूज हुआ था वो कौन सा था, वो था आपका कि CP2 और TiCl2, ठीक है। अब ये क्या है, CP क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, जो भी रिंग बनाया था मैंने फेरोसीन में वही है, और 2 क्लोरीन टाइटेनियम के साथ लगे होते हैं। ये फर्स्ट OMC था, ठीक है, जिसे डिस्कवर किया गया था पहली बार एंटी कैंसर के तौर पर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं जो कि मेडिसिनल डिपार्टमेंट में यूज किए जाते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हेप्टिसिटी, ठीक है। अब हेप्टिसिटी के बारे में जानते हैं आखिर होता क्या है।
कैसे काउंट करते हैं हैप्टिसिटी? हैप्टिसिटी का मतलब होता है कि जो लिगेंड मेटल से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ डोनर एटम से कनेक्ट हो रहा है। तो वो जो नंबर ऑफ डोनर एटम होंगे उसी को उस लिगेंड का हैप्टिसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे उसे काउंट करते हैं। हैप्टिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? हैप्टिसिटी, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड which directly attached to मेटल, ठीक है। मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड जितने डोनर एटम होंगे उसी को उस लिगेंड का हैप्टिसिटी कहा जाता है, ठीक है। हैप्टिसिटी को इस ईटा सिंबल से डिनोट किया जाएगा। ऊपर मान लीजिए हमने x लिख दिया और ये आगे बॉन्ड का सिंबल बना करके L लिख दिया, ठीक है। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा? ये हैप्टिसिटी को डिनोट कर रहा है और ये जो x है वो बताएगा कितने डोनर एटम से वो अटैच है, नंबर ऑफ डोनर एटम, ठीक है। और L जो है वो हो जाएगा लिगेंड, जिस लिगेंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसकी हैप्टिसिटी हम लोग फाउंड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अगर एक डोनर एटम अटैच है तो उसको हम लोग मोनोहेप्टोलिगेंड बोलेंगे, मोनोहेप्टोलिगेंड, ठीक है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ईटा मैंने बना दिया और उसके ऊपर ये 1 लिख दिया, तो इसका मतलब वो कि वो लिगेंड कैसा है? मोनोहेप्टो। मोनोहेप्टो का मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे CH3 और MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने एग्जांपल लिया, तो मैग्नीशियम से एक कार्बन कनेक्ट है सिर्फ, ठीक है। तो यानी इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लियर? या हमने ऐसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और M, यानी कोई मेटल है जिससे CH2 डबल बॉन्ड CH अटैच है, तो देखिए सिर्फ एक ही कार्बन तो अटैच है ना, तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लियर? तो जितने नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच होते हैं वही उसकी हैप्टिसिटी कहलाती है। तो ये मोनोहेप्टो की एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं डाईहेप्टो। डाईहेप्टो को इस तरह लिख देते हैं, ठीक है, ईटा पे 2 लगा दिया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि डाईहेप्टो यानी जब 2 डोनर एटम अटैच हो, यानी जैसे ये कोई मेटल M है और आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, यानी देखो बॉन्ड के बीच से मैंने ये एरो बनाया है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मेटल है, यानी ये वाला कार्बन भी कनेक्ट है और ये वाला भी कार्बन कनेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, यानी ये 2 डोनर एटम से कनेक्ट है, तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई, यानी ये डाईहेप्टो कहलाएगा। जैसे ये बनाते हैं, ठीक है, और इस पाई बॉन्ड के थ्रू हमने डायरेक्टली दिखा दिया। तो ऐसे जब भी पाई बॉन्ड के बीच में से ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर मेटल को दिखाया जाएगा, इसका मतलब ये दोनों कार्बन इन्वॉल्व हैं, यानी ये दोनों कार्बन डोनेट कर रहे हैं, डोनर एटम है जो मेटल से डायरेक्ट अटैच है। तो इसकी भी हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ट्राईहेप्टो। ट्राईहेप्टो का मतलब है कि जब 3 डोनर एटम उसके साथ इन्वॉल्व होगा। सपोज दैट हमने इस तरीके का बनाया, अब ये जो पीछे वाला एग्जांपल हमने देखा है कि इस वाले कार्बन से भी हमने मेटल को कनेक्ट कर दिया और ये पाई बॉन्ड भी ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कार्बन भी इन्वॉल्व है इस मेटल के साथ और ये भी कार्बन डोनर एटम का वर्क कर रहा है जो एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो अब यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि अभी तो ये मॉलिक्यूल देखा गया कि ये डाईहेप्टो लिगेंड का वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पर भी जो हमने ये मॉलिक्यूल बनाया ये अब यहां पर ट्राईहेप्टो का काम करने लग रहा है। तो एक ही लिगेंड जो है वो अलग अलग हैप्टिसिटी शो कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड जो अलग अलग हैप्टिसिटी शो कर सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्सोनियल लिगेंड। फ्लक्सोनियल लिगेंड, फ्लक्सोनियल लिगेंड का मतलब होता है कि ये डिफरेंट हैप्टिसिटी शो करते हैं, ठीक है, डिफरेंट हैप्टिसिटी शो कर सकते हैं। यहां पर जैसे ये एग्जांपल दिया, यहां पर ये डाईहेप्टो का भी वर्क कर रहा था, ठीक है, यहां पर वो ट्राईहेप्टो का भी वर्क कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड जो अपनी हैप्टिसिटी चेंज कर सकते हैं उन्हें हम लोग फ्लक्सोनियल लिगेंड भी कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं टेट्राहेप्टो लिगेंड पर। टेट्राहेप्टो लिगेंड यानी 4 डोनर एटम अटैच होंगे। सपोज दैट हमने ये बना दिया साइक्लिक ब्यूटाडाइईन, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर कोई मेटल ऐसे रख करके यहां से हम एक बॉन्ड ऐसे दिखा दे, यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दे, क्लियर। तो यहां से हमने बॉन्ड को दिखाया तो इसका मतलब ये दोनों एटम भी शामिल है और ये दोनों एटम भी शामिल है, तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 4 हो गई, क्लियर। अगर एक लिगेंड कुछ इस तरीके से बनाया जाए कंपाउंड
और इसके पाई बॉन्ड को डायरेक्ट मेटल से कनेक्ट करें और इसके पाई बॉन्ड को कनेक्ट दिखाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डोनर एटम और ये दोनों कार्बन भी एज अ डोनर एटम मेटल के साथ कनेक्ट है, तो इसकी हेप्टिसिटी भी कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, अच्छा सा एग्जांपल। इसको बोलते हैं COD। COD यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साइक्लो ऑक्टाडाइईन। आप देख सकते हैं 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और डाइईन, तो COD बोला जाता है साइक्लो ऑक्टाडाइईन। यानी हमने मेटल को यहां रखा, तो ऐसे ऐसे अगर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी ये 2 एटम और ये 2 कार्बन के एटम एज अ डोनर एटम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेट्राहेप्टोलिगेंड। अगर किसी की हेप्टिसिटी 5 है, मतलब 5 डोनर एटम उसके साथ अटैच है, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हमने ये रिंग लिया, ठीक, और उसके साथ यहां पे पहले हमने एक मेटल अटैच किया, तो वो एक ही कार्बन से तो कनेक्ट है, मतलब यहां पर इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई 1 हो गई। लेकिन यही लिगेंड हम कुछ इस तरीके से ले रहे हैं, मेटल के साथ कनेक्ट भी कराया इस वाले कार्बन के साथ, और ये वाले कार्बन के साथ भी इसका डोनेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, यहां पर, तो इसका मतलब है इस वाले बॉन्ड का डोनेशन यहां पर दिखा रहे हैं, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी इन्वॉल्व है, तो 1 कार्बन 2 3, यानी यहां पर इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई 3 हो गई। तो इसको कुछ इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी इससे ये समझ में आएगा कि 1 2 3 ये तीनों ही कार्बन मेटल के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए यहां तक हमने हाफ साइकिल टाइप बना दिया है। ठीक है, तो ये आपका किस में आ गया ट्राइहेप्टोलिगेंड में आ गया। ठीक है, अगर इसको सपोज दैट इस तरीके से हम दिखाने की कोशिश करें, इसको भी डोनेट करा दे और इसको भी डोनेट करा दे इस पाई बॉन्ड को, तो यहां पर वो अपनी हेप्टिसिटी पूरी शो कर रहा है 5 हेप्टिसिटी। ठीक है, यानी ये 5 जितने भी कार्बन एटम है पांचों के साथ ये कनेक्ट है। ठीक है, 5 कार्बन इसके साथ कनेक्ट है, 5 डोनर एटम, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी क्या हो गई 5 हो गई। तो फाइनली इसको इस तरीके से शो किया जाता है, इस तरह सर्किल बना करके हम लोग शो करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं CP। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइईनाइन। ठीक, अगर कहीं पर एक बात हमको ध्यान में रखना है कि कहीं पर हेप्टिसिटी नहीं दी गई हुई है, ठीक है, किसी लिगेंड की हेप्टिसिटी नहीं दी गई है, तो वहां पर उसका मैक्सिमम हेप्टिसिटी मान के चलना है। ठीक है, जैसे CP के 3 हेप्टिसिटी हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, यानी 5, यानी ये जो साइक्लोपेंटाडाइईनाइल है ये 3 टाइप की हेप्टिसिटी शो कर रहा है 1 3 5। अगर ये कहीं पर शो नहीं किया गया तो कौन सा CP है क्या मानेंगे, तो हम लोग मान के चलेंगे कि उसकी हेप्टिसिटी 5 है, यानी 5 कार्बन एटम के थ्रू वो अटैच हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी हम लोग देख सकते हैं, अगर बेंजीन रिंग बना लें, ठीक है, उसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तीनों पाई बॉन्ड के थ्रू मेटल को अटैच करा दे, तो इसका मतलब कि 6 कार्बन एटम के थ्रू मेटल अटैच हुआ, यानी उसकी हेप्टिसिटी 6 हो गई। ऐसे ही अगर 7 डोनर एटम अटैच होंगे तो 7 8 हो गए तो 8। ठीक है, तो जितने भी डोनर एटम अटैच होते जाएंगे वो उसकी हेप्टिसिटी कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको हेप्टिसिटी समझ में आ गया होगा, कोई टफ बात नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि कितने डोनर एटम अटैच है। इसलिए कुछ एग्जांपल करके दिखाएं जिससे आप मीनिंग समझ सके, जैसे बॉन्ड के बीच में से ऐसे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो दोनों डोनर एटम को दिखा रहा है, यानी दोनों एटम उसके साथ इन्वॉल्व है। बस यही सब साइन आपको समझना है, उसके बाद तो हेप्टिसिटी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हेप्टिसिटी के बाद हम लोग देखेंगे कि लिगेंड का फॉर्मल चार्ज क्या होता है, यानी लिगेंड के ऊपर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर लिगेंड के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना आ जाएगा तो कोई भी OMC है और उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछेगा तो आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, तो अब वही स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से हमेशा ज्यादा ही होगी, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई सा भी मेटल हो उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन मेटल। तो इसकी वजह से हमेशा कार्बन पे कैसा चार्ज आने वाला है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और मेटल पे कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये पॉइंट, पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इससे इसका फॉर्मल चार्ज निकालने में आसानी होगी। सेकंड रूल क्या है फॉर्मल चार्ज का, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप के केस की अगर बात किया जाए तो उसका फॉर्मल चार्ज हमेशा -1 ही होगा। ठीक है, एल्काइल ग्रुप का अगर केस देखें तो उसका फॉर्मल चार्ज हमेशा -1 होगा। क्यों -1 होगा, मान लीजिए CH3 है और हमने किसी मेटल के साथ कनेक्ट किया हुआ है,
तो ये जो CH3 है एक ही कार्बन तो इसके साथ कनेक्ट है, तो अभी मैंने बताया कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल के कंपेयर में ज्यादा है, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि हाँ -1 आएगा। ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, जैसे C2H5 हो गया, ठीक है, वो भी मेटल के साथ लगा है, तो एक ही कार्बन तो मेटल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो इस एक बॉन्ड के बदले में इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज माना जाएगा। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मल चार्ज ऑलवेज -1, ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद और देखते हैं कि एग्जांपल इसका, सपोज दैट ऐसे हमने लिया और इसके साथ मेटल कनेक्ट किया, तो ये भी एक तरीके का एल्काइल ग्रुप हुआ, भले ही साइक्लिक है। ठीक है, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, -1, यानी इसका फॉर्मल चार्ज -1 है। लेकिन अगर यही एग्जांपल कुछ इस तरीके से हम ले दें, ठीक है, और इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, तो अगर आप बॉन्ड हटाएं तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस वजह से कार्बन पे कैसा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। ठीक है, और मेटल तो प्लस के साथ अलग हो गया, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि फॉर्मल चार्ज कितना है, -1। लेकिन यहां पर गलती हो गई। ठीक है, क्योंकि कुछ भी करते वक्त हमें बेसिक केमिस्ट्री नहीं भूलनी है। अगर आप यहां नेगेटिव चार्ज लगा देंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो काफी अनस्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक यानी जो हकल्स रूल को फॉलो करे, कौन से हकल्स रूल को, 4n। ठीक है, 4n+2 नहीं, 4n+2 आपका एरोमेटिक होते हैं, और 4n वाले जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। या सीधा सीधा देखा करिए कि अगर कॉन्जुगेशन में है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपका ऑड नंबर में है तो इसका मतलब वो एरोमेटिक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या आपका इवन में है तो वो एंटी एरोमेटिक है। और अगर नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड मानते हैं अगर वो कॉन्जुगेशन में होगा तो 1 2, यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इवन नंबर में है तो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो यहां पर फॉर्मल चार्ज -1 नहीं होगा। तो इस बार इसको दूसरे तरीके से ब्रेक करते हैं। ठीक है, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की तरफ ले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की तरफ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे होंगे पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर है, और साथ ही साथ ये आपका एरोमेटिक हो रहा है, तो एरोमेटिक है यानी स्टेबल हो गया। ठीक है, ये आपका स्टेबल हो गया, तो इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज वो +1 होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, 7 मेंबर रिंग बनाते हैं। ठीक है, मेटल यहां से कनेक्ट है, 3 पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कार्बन और मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है, तो अगर यहां से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फाइनली चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज लगा दें और फॉर्मल चार्ज इसका बता देंगे कितना, -1, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये कैसा कंपाउंड बन गया है, एंटी एरोमेटिक। 1 2 3 4 इवन नंबर में आ रहा है, यानी ये एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है, तो इस तरीके से तो ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये होगा कि हम उल्टा ब्रेक करें, यानी चार्ज किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मेटल की तरफ। ठीक है, तो जब मेटल की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इस पर आ जाएगा चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और मेटल पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फाइनली अब देखा जाए 1 2 3 और पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, और एरोमेटिक क्या होते हैं आपके, स्टेबल होते हैं, तो ऐसे केस में फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा आपका, +1। ठीक है, तो रूल तो वही रहेगा, एल्काइल ग्रुप वाला जो मैंने बताया, फॉर्मल चार्ज ऑलवेज -1, बस एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला जो केस आएगा वहां बस आपको चेक करना होगा। एक इसका एक अच्छा सा एग्जांपल कराते हैं, अगर आयरन है और उसके साथ, ठीक है, एक कंपाउंड इस तरह लगा, देखो यहां से बनाया मैंने, पूरे के साथ नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि ये सब इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ये वाला कार्बन एटम। ठीक है, और एक 3 मेंबर्ड। ठीक, और यहां पर पूछ रहा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो अब यहीं से ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी फॉर्मूला कैलकुलेट देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला होगा, ठीक, C = M+L। ठीक है, यानी यहां पर जो C है वो क्या है, ये चार्ज है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ठीक, जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा, और M क्या है, ये चार्ज है मेटल का। ठीक, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तीसरा जो आपका है L, यही आपका फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड, जो कैलकुलेट करना भी आपको सिखा रहे थे। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूले में रखिए C यानी टोटल कोई कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं है तो 0 रख लेते हैं, M ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल वो हमें नहीं मालूम है, उसको X सपोज कर लेते हैं, प्लस, ठीक है, L यानी लिगेंड का फॉर्मल चार्ज। इसका फॉर्मल चार्ज देखिए, अगर मेटल से ब्रेक करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा,
1 2 3, ठीक है। तो ये एरोमेटिक है तो यहाँ पर -1 ही आएगा, तो इसका ले लेते हैं -1, ठीक है। फिर प्लस इसका देखते हैं, अगर यहां से ब्रेक करके यहां पर माइनस लगाएंगे तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसका एग्जांपल पीछे देख चुके हैं। इसलिए यहां से ब्रेक करने के बाद यहां पर प्लस चार्ज लगाना आपकी मजबूरी है, क्यों? क्योंकि इसी से ये एरोमेटिक बनेगा, तो यहां पर इसका चार्ज +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर -1 +1 कैंसिल होकर के x = 0, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर इस कंपाउंड में क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मल चार्ज की हेल्प पढ़नी थी, ठीक है। तो वही फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो कैसे निकालेंगे? वही तरीका, C = M+L। तो टोटल कॉम्प्लेक्स पे आपको कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, 0 लिख लिया। मेटल का चार्ज x मान लेते हैं, लिगेंड का फॉर्मल चार्ज देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर कोई पाई बॉन्ड वगैरह तो है नहीं, तो यानी आपको कोई एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला सीन नहीं देखना है। सिंपल सा बॉन्ड ब्रेक करिए, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए यहां पर -1 आएगा, इस लिगेंड का फॉर्मल चार्ज -1। यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कोई पाई बॉन्ड वगैरह नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा कि यहां पर भी आपको -1 चार्ज आएगा, ठीक है। तो -1 आपका हो गया -2, यानी इस साइड आ जाएगा, यानी x = आपका +2, यानी यहां पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड रूल देखिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का। पहला जो रूल बताया कि फॉर्मल चार्ज हमेशा -1 होगा एल्काइल ग्रुप का। सेकंड रूल ये है कि जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे या न्यूट्रल ग्रुप होंगे, ऑल न्यूट्रल ग्रुप हैव 0 फॉर्मल चार्ज, ठीक है। उनका कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होता, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। सपोज दैट जैसे अमोनिया हो गया, तो अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, ठीक है। इसकी वजह से इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी अपना लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को, तो ये न्यूट्रल में आएगा, इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या ऐसे मॉलिक्यूल जो अपने पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर पाई बॉन्ड के थ्रू मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है तो उसका भी फॉर्मल चार्ज 0 होगा। आप अपने लैंग्वेज में एक लाइन लिख लीजिएगा कि अगर पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं तो वहां पर भी फॉर्मल चार्ज 0 होगा, ठीक है। या कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू भी जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स रूल याद रखिएगा लिगेंड के फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब हम लोग सीधे देखने जा रहे हैं आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बेसिस पे कई सारे एग्जांपल देखेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और उसी में हमारे फॉर्मल चार्ज निकालने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो पहले से बोर्ड पे लिख रखे हैं इनके हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं मेटल के। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा तरीका ये कि आप बॉन्ड ब्रेक करिए, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड के बदले में एक नेगेटिव चार्ज आएगा लिगेंड के ऊपर, ठीक है। तो इसके वजह से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन पर यहां नेगेटिव चार्ज लगा लीजिए। अब पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, जहां पर भी पाई बॉन्ड वाला रिंग होगा वहां पर आपको याद रखना है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है, जब भी रिंग के अंदर पाई बॉन्ड आ जाए जरूर याद आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जल्दीबाजी में अक्सर ऐसा होता है कि ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। बस हमको ये पता रहता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो -1 आ जाएगा, एक बॉन्ड के बदले में एक चार्ज आएगा, ठीक है, -1। तो ब्रेक करके चेक कर लिया करिए कि ये क्या बना है। -1 हो गया, 1 2 3 हो रहा है, मतलब ऑड नंबर, यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका -1 हमने ले लिया फॉर्मल चार्ज। इसका देखते हैं, अगर आप बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, तो 1 2 3, यानी ये भी ऑड नंबर आ रहा है, यानी ये भी एरोमेटिक होगा, तो सही है, यहाँ पर भी -1 चार्ज आ जाएगा। तो इन दोनों का -1 यानी फॉर्मूला था C = M+L, कॉम्प्लेक्स पर 0 चार्ज, मेटल का M प्लस लिगेंड का -1 कितना हो गया? -2, यानी यहां पर आपका कितना चार्ज आ गया? आयरन पर +2 का चार्ज आ गया। क्लियर? ठीक है, -2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब टाइटेनियम के साथ देखिए Cp लगा हुआ है, साइक्लोपेंटाडाइनाइड। तो जब Cp आपको बता रहे थे उसकी हेप्टिसिटी, तो वहां आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से अटैच होता है। एक ही कार्बन अटैच होता है एक बॉन्ड से, बाकी जो होता है वो अपना पाई बॉन्ड डोनेट करता है, ठीक है। यानी इसको फिर से हम एक डायग्राम इसका बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए। जैसे ये 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ मेटल है, तो ये वाला कार्बन ही मेटल के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। बाकी ये सब तो अपना पाई बॉन्ड, इसको पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं। तो
तो अभी मैंने बताया कि जो पाई बॉन्ड अगर इन्वॉल्व हो रहा होता है तो पाई बॉन्ड के थ्रू कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आता, उसे हम लोग न्यूट्रल में मानते हैं, यानी इनके और इनके वजह से जीरो, सिर्फ इस वाले कार्बन की वजह से -1, यानी इसका -1, सेम यहां पर भी -1, यहां पर दिख रहा है तो एक ही कार्बन अटैच है एक बॉन्ड के बदले में, ब्रेक करेंगे तो -1, यहां से ब्रेक करेंगे तो -1 और माइनस चार्ज आएगा तो ये, और ये सब एरोमेटिक ही होंगे। तो टोटल कितना चार्ज हो रहा है, -1 -1 -1 -1 -4, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो +4, यानी यहां पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। नेक्स्ट आइए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी बताया कि न्यूट्रल लिगेंड में आता है, तो इसकी वजह से कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, 0 0। ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल का -1 होता है, ठीक है। तो C आपका 0 ही है, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, मेटल का चार्ज वही निकालना है हमको, +L लिगेंड का चार्ज -1 -2, ठीक है। अब इक्वल की साइड ले जाएंगे +2, यानी टंगस्टन पर +2 का चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किए जाते हैं। अब इसके आगे बात स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जो मैंने न्यूट्रल लिगेंड के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल लिगेंड है वो 3 तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, एक नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं, एक पाई और एक सिग्मा वाले, तीनों ही न्यूट्रल में आ सकते हैं। जैसे नॉन बॉन्डिंग का एग्जांपल अमोनिया का हो गया, ठीक है, कि अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। नॉन बॉन्डिंग यानी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पाई वाले जैसे हमने एग्जांपल दिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। सिग्मा वाले कौन होते हैं, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, तो ये अपने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदले में कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आता, 0 रहता है, ठीक है। अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके हम लिगेंड के ऊपर एक -1 का चार्ज ले लेंगे, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा तो उस पर -1 का चार्ज आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी भी OMC का जो सेंट्रल मेटल होते हैं उनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखिए मॉलिब्डेनियम के साथ एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, यानी इसका तो हम जाने गए कि -1 होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 टाइप का एनो है, ये वाला जो एनो लगा होता है बेंट होता है, और ये वाला जो एनो लगा है ये लीनियर है। अभी एनो के बारे में बात करेंगे। एनो 2 टाइप का होता है, एक बेंट वाला और लीनियर वाला। तो जो लीनियर एनो होता है उसका याद कर लीजिए कि उसका फॉर्मल चार्ज कितना होता है, -1, और जो बेंट वाला होता है उसका फॉर्मल चार्ज +1 होता है, ठीक है। अब ये क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, और यहाँ पर तीनों पर ऐसे साइकिल दिया हुआ है, यानी तीनों पर मैं दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, तीनों ही इस मॉलिब्डेनियम के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो कुछ ये इस तरह से रहा होगा, इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये मेटल के साथ और ये पाई बॉन्ड इसको ऐसे डोनेट किया होगा, ठीक है। यानी ये डोनर एटम भी कनेक्ट है, ये वाला कार्बन भी, और ये जो दोनों हैं ये इस पाई बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो पाई बॉन्ड के थ्रू जो भी कनेक्शन होगा उसकी वजह से फॉर्मल चार्ज तो 0 हो जाएगा, यानी यहां तो 0 फॉर्मल चार्ज, सिर्फ इस वाले मेटल के, इस वाले कार्बन की वजह से आएगा, यानी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन पे -1 चार्ज, यानी ये जो लिगेंड लगा हुआ है इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -1। अब चलते हैं हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, 0 इक्वल टू मेटल का वही कैलकुलेट करना है, लिगेंड का -1 -1 -1 -3 हो गया, +1 ये कैंसिल हो गया, मतलब बचा -2, यानी M इक्वल टू +2। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट आते हैं कि पैलेडियम के साथ एक फिनाइल ग्रुप और एक ब्रोमीन लगा। आपको पता है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा पैलेडियम से, तो एक बॉन्ड के बदले में -1 चार्ज। फिनाइल ग्रुप का देखें तो फिनाइल ग्रुप का मतलब है कि बेंजीन रिंग एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, और बाकियों के साथ भी अटैच होगा तो वो तो पाई बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, और पाई बॉन्ड के थ्रू हमें फॉर्मल चार्ज 0 मानना है, ठीक है। तो सिर्फ एक कार्बन की वजह से जो एक बॉन्ड बनाया हुआ है -1, यानी इसका भी फॉर्मल चार्ज -1 होगा, तो टोटल कितना हो गया -2, 0 को साइड जाएगा +2, यानी पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो यानी जो AMC पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो लिगेंड होते हैं ये जब मेटल के साथ अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त वो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसके आप बराबर नोट्स भी अपने बना सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल के थ्रू भेज सकते हैं, जिसका मैं डाउट आपको क्लियर कर